मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के विचार में जॉन स्टुअर्ट मिल के दर्शन की चर्चा करेंगे। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में जो क्रम मैकियावेली से शुरू होता है, उसमें मिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और विशेष करके उसके जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, ये उसके विचार मिल को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। जे.एस. मिल का जन्म 1806 में हुआ, उसकी मृत्यु 1873 में। इंग्लैंड का रहवासी था। उसके पिता का नाम जेम्स मिल था। जेम्स मिल ने जॉन मिल को, मतलब जे.एस. मिल को बचपन से ही अपने नियंत्रण और निरीक्षण में अध्यापन करना प्रारंभ किया, क्योंकि जेम्स मिल का यह सोचना था कि यदि किसी भी बच्चे को जन्म से ही उचित निरीक्षण और गाइडेंस में, मार्गदर्शन में यदि शिक्षित किया जाए तो वे अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का, विचारों का एक बहुत ऊंचाई तक विकास कर सकते हैं। इसलिए जेम्स मिल ने अपने पुत्र जॉन मिल को प्रारंभ से ही पढ़ाना शुरू किया और आपको ताज्जुब होगा कि 8 वर्ष की आयु में जब वह उठा तो दर्शन के सिद्धांतों का वह अध्ययन करना प्रारंभ कर चुका था। दर्शन क्या होता है, यह एक 8 साल का व्यक्ति यदि जानने की कोशिश करेगा तो स्वाभाविक है उसके जीवन में कुछ डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मानसिक अवसाद उत्पन्न हो सकता है। यही हुआ 20 वर्ष की आयु में जे.एस. मिल मानसिक अवसाद के क्षणों से गुजर रहा था, क्योंकि वह इतनी आयु तक, 20 वर्ष की आयु तक इतने अधिक पुस्तकों का अध्ययन कर चुका था, उसका दिमाग घबराने लगा था। आगे चलकर के धीरे धीरे स्थिति ठीक हुई। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी की। उसके बाद आगे चल करके वह पत्र व्यवहार की शाखा का मुखिया भी बना। जब 1857 में हमारे भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद 1898 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए जब एक विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, तो उस विधेयक का विरोध करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए जे.एस. मिल, जो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, अधिकारी था, इसलिए उसने वह भाषण तैयार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में। और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना बढ़िया भाषण आज तक किसी भी व्यक्ति ने तैयार नहीं किया, किसी व्यक्ति ने इसको नहीं बताया। तो जे.एस. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक था। वह एक बहुत कम समय के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहा, लेकिन उसके विचार दूसरे प्रकार के थे, समाज की धारा के विपरीत जाते थे। उदाहरण के लिए उसका सोचना था कि यदि मैं योग्य हूँ तो मैं किसी व्यक्ति के पास वोट मांगने नहीं जाऊँगा। लोग मुझे कहें, लोग मुझे वोट देवें, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को वोट मांगने के लिए नहीं जाऊँगा। उसके दूसरे प्रकार के विचार थे। खैर, बड़े बड़े विद्वान जो स्वतंत्रता को सर्वोपरि समझते हैं, ऐसी बातें उनके दिमाग में आ सकती हैं, लेकिन समाज इसे स्वीकार नहीं कर पाता। 1873 में उसकी मृत्यु हुई। उसकी कुछ पुस्तकें जो प्रमुख हैं, उनमें एक है ऑन लिबर्टी, जो 1859 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक महिलाओं के पराधीनता, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तीसरी पुस्तक कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, शासन पर कुछ विचार, ये उसकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। आज के इस व्याख्यान में हम जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो देखें, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में, निबंध पुस्तक में जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसके विचार, स्वतंत्रता पर उसके विचार किसी भी अन्य दार्शनिक की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वह स्वतंत्रता क्या है, एक सामान्य सी एक चर्चा करें। स्वतंत्रता पर, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है?
अपनी इच्छानुसार काम करे। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काम करना शुरू करे तो फिर समाज में वह रह नहीं सकता। यदि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार काम करना शुरू करेगा तो उसके मन में स्वच्छंदता का भाव आएगा और वह मनमानी करना शुरू करेगा। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वच्छंदता, जंगली जानवर स्वच्छंद घूमते हैं जंगलों में, लेकिन उनसे समाज में रहते हुए सामाजिक व्यवस्थाओं का वह अंग होता है और सामाजिक व्यवस्थाओं का उसको पालन करना पड़ता है। तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ हुआ प्रतिबंधों सहित अपनी इच्छानुसार काम करना। जब तक व्यक्ति प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता। एक उदाहरण लीजिए, जैसे हमें आने जाने की स्वतंत्रता है, हम सड़क में आना जाना कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित न किया गया तो परिणाम यह होगा कि व्यक्ति कभी दाएं से चलेगा, कभी बाएं से चलेगा, कभी बीच से चलेगा, कभी लगाते हुए चलेगा, अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी कैसा भी कर सकता है। इसलिए शासन क्या करता है, व्यक्ति के इस आने जाने की स्वतंत्रता को उपभोग के लायक बनाने के लिए कानूनों का निर्माण करता है। तो वह कहता है कि आप सड़क के बाईं ओर से केवल चल सकते हैं। तो बाईं ओर चलते हैं तो हमारी स्वतंत्रता कम तो हो जाती है, लेकिन उपभोग के योग्य बन जाती है। तो उपभोग के योग्य बनाने के लिए स्वतंत्रता को कानून का होना आवश्यक है। इन कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तो हो जाते हैं, लग जाते हैं, लेकिन वह स्वतंत्रता का उपभोग अच्छी तरह से कर सकता है। तो स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए अपनी इच्छानुसार काम। तो इस स्वतंत्रता के समर्थन के वह दो आधार देता है। पहला है व्यक्ति के आधार, व्यक्तिगत या व्यक्ति के हित की दृष्टि से, कि यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया जाए तो वह अपने व्यक्तित्व का अच्छी तरह से विकास कर सकता है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य को एकमात्र विवेकशील प्राणी माना जाता है। इसलिए व्यक्ति के विवेक का विकास होना आवश्यक है और व्यक्ति का विवेक का विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही हो सकता है। दूसरी चीज, समाज की दृष्टि से जब तक व्यक्ति समाज का अंग है, समाज का अंग होने के नाते व्यक्ति के विकास से समाज का विकास होता है। जब व्यक्ति अपना विकास करेगा तो उससे समाज गौरवान्वित होगा और समाज को उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों ही दृष्टि से व्यक्ति के स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। और मिल करता है कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, अपनी शक्तियों का अधिकतम और सामंजस्यपूर्ण विकास करना। व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वह बिना विकास के जी नहीं सकता। इसलिए वह अपने व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करता है और सामंजस्यपूर्ण विकास करता है। और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का वातावरण का होना आवश्यक है। जब तक स्वतंत्रता का वातावरण नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। दूसरा, समाज के लिए व्यक्ति को उन्नति का अवसर मिले तब समाज का विकास होगा। समाज का विकास व्यक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए सामाजिक विकास के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी आवश्यक है, स्वतंत्रता का वातावरण मिलना आवश्यक है। सामान्य रूप में समाज के लोग रूढ़िवादी हो गए, परंपरावादी हो गए, यथास्थितिवादी हो गए और ऐसी स्थिति में नवीन विचारों को समाज सामान्य रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। समाज के लोग ऐसे नवीन विचारों का विरोध करते हैं। आप ध्यान दीजिए, डार्विन ने जब विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो उसका पूरी दुनिया के लोगों ने अनेक अलग अलग प्रकार से विरोध किया। गांधी जी ने जब भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो अंग्रेजों ने और भारत में भी कई लोगों ने इसका विरोध किया। इसी प्रकार से गैलीलियो ने जब ये कहा था कि पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर होता है, तब भी दुनिया की व्यवस्था को विरोध किया था। यहाँ तक कि केंद्रीय को तो केवल भी बंद कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जब नवीन विचारों की उत्पत्ति होती है, जब व्यक्ति अपने नवीन विचारों का प्रतिपादन करता है, तो समाज के रूढ़िवादी लोग इसका विरोध करते ही परिणाम स्वरूप समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। समाज को विकसित करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए स्वतंत्रता का वातावरण आवश्यक है। जब तक स्वतंत्रता का वातावरण नहीं होगा, तब तक समाज का विकास नहीं होगा, व्यक्ति का विकास नहीं होगा। इसी संदर्भ में मिल कहता है कि समाज में जब कोई व्यक्ति अपने नए विचारों को प्रस्तुत करता है, तो समाज के उसको सनकी कहते हैं, झक्की कहते हैं, पागल कहते हैं। मिल का यह मानना है कि ऐसे सनकियों और झक्कियों से समाज का विकास होता है। किसी जमाने में डार्विन ने या गिलहरियों ने जब अपने विचारों का प्रतिपादन किया था, तो लोग उसको सनकी कहा था, पागल कहा। लेकिन देखिए, ऐसे संख्यों और झक्कियों से ही समाज का विकास हुआ। तो कोई नए विचारों का प्रतिपादन उन्होंने किया और इससे समाज को, दुनिया को लाभ हुआ। अतएव मिल कहता है कि समाज में संख्यों और झक्कियों को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हो सकता है उनमें ऐसा कोई व्यक्ति बुद्धि का लाभ निकल जाए जिसके विचारों से समाज को लाभ हो। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में वातावरण समाज का स्वतंत्रता युक्त होना चाहिए। वह इस स्वतंत्रता का कुछ लक्षण निर्धारित करता है। सबसे पहले व्यक्ति का स्व पर पूर्ण सत्ता होती है और स्वतंत्रता का पूर्ण उसको करने का पूरा अधिकार। व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, उसे अपने पर पूरा अधिकार होता है। उसे यह पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार से विकास करे। और व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता का वातावरण आवश्यक है। और यहाँ पर मिल यह कहता है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का जब उपभोग करता है, तो उसको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता के उपयोग से दूसरे व्यक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी लाठी उस सीमा तक घुमा सकता है जिस सीमा तक वह लाठी किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को स्पर्श न करे। दूसरी चीज, अपनी इच्छानुसार कार्य करना। जब व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन अपनी इच्छानुसार काम करने से क्या होगा? समाज इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। यह समाज के विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि मान लीजिए, जैसे एक व्यक्ति की इच्छा भी शराब पीने की, शराब पी करके वह व्यक्ति अपने घर में बंद हो जाता है, तो मिल कहता है उसे प्रतिबंधित नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीकर रात को 12 बजे बीच चौराहे में खड़े होकर चिल्लाना शुरू करता है, गाना गाना शुरू करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके कार्य को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के कार्य समाज को प्रभावित करते हैं। तो ये दो प्रकार से भाव उसका लक्षण निर्धारित करता है। अब इसके प्रकारों की चर्चा करता है। मिल कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है विचार और भाषण की स्वतंत्रता, विचार और स्वतंत्रता, और दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। ये दो उसके प्रकार। तो देखें, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, एक सामान्य सी बात कही जा सकती है। मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में गए, वहां पर आपका कोई विरोधी या शत्रु आपको दिख गया, वह घेर करके आपको परेशान करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। आप अकेले ही कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? उससे अपमानित होने के बाद जब हम भाग जाएगा, वहां से चले जाएंगे, तो आप भी भागते हुए चिल्ला कर कहेंगे, अच्छा बेटा देखना, मेरे मोहल्ले में आना, तेरे को देखना, चिल्ला कर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो व्यक्ति हैं, हम मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं, हम अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बोलते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। ये भावों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विवेकशील प्राणी हैं। इसमें वह तर्क देते हुए कहता है,
विचार विरोधी स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क देते हुए वे कहता है कि विरोधी विचार का दमन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे भिन्न विचारों को प्रतिपादित करे, लेकिन आपके द्वारा ऐसे भिन्न विचारों का दमन नहीं होना चाहिए। वह उदाहरण देता है सुकरात का और ईसा मसीह का। सुकरात पर वह यह आरोप लगाया गया था कि वह युवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है, नास्तिकता का उपदेश दे रहा है, असत्य की ओर ले जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि सुकरात पर मुकदमा चलाया गया और उसे विस्पान का दंड दे दिया गया। इसी प्रकार से ईसा मसीह पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया और उन्हें भी सूली पर लटका दिया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस सुकरात पर युवकों को पथभ्रष्ट करने का, असत्य की ओर असत्य आचरण करने का आरोप लगाया गया था, उस व्यक्ति को यूनान में दुनिया में दर्शन का संस्थापक माना जाता है। और जिन ईसा मसीह पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया था, आप दुनिया के सबसे ज्यादा व्यक्ति उन्हीं ईसा मसीह को अपना ईश्वर मान करके पूजेंगे। तो कभी भी विरोधी विचारों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए, जैसे मैंने सुकरात के संदर्भ में पिछले व्याख्यान में कहा था, सुकरात को जब इसका प्याला हाथ में दिया गया और कहा गया इसे पियो, विस्पान करो, तो सुकरात ने कहा था एथेंस वासियों को चुनौती देते हुए, एथेंस वासियों, मैं 80 साल का वृद्ध हो चुका हूं, तुम मुझे आज मार रहे हो, तुम यदि आज मुझे नहीं मार रहे हो तो दो चार दिन के बाद मैं खुद मर जाऊंगा। ऐसे वृद्ध व्यक्ति को मार कर तुम्हें कौन सा श्रेय विद्या है। लेकिन इतना बता देता हूं कि तुम सबको मार करके भी मैं अकेले जिंदा रहूंगा। देखिए, सुकरात मर गया, लेकिन सुकरात आज भी हमारे मन मस्तिष्क में जीवित है। सुकरात को जिन लोगों ने मिलकर के फंसाया, दंडित किया, उनमें से किसी का नाम हमको नहीं मालूम। सुकरात ने बिल्कुल सही कहा था, मैं तुम सबको मार कर भी अकेले जिंदा रहूंगा। ठीक। दूसरा, सत्य का दमन नहीं होना चाहिए। कभी भी सत्य का दमन नहीं होना चाहिए। गैलीलियो का उदाहरण हमारे सामने है। गैलीलियो ने जब यह पहली बार कहा कि सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो समाज में उसके विचारों का इतना अधिक विरोध हुआ कि गैलीलियो को जेल में बंद कर दिया गया। गैलीलियो ने कहा, ठीक है, तुम मुझे जेल में डाल दो, लेकिन सच यही है कि सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी घूमती है। लोगों ने कहा कि यदि तुम इस को स्वीकार कर लो कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर रहती है, तो हम तुमको जेल से मुक्त कर देंगे। गैलीलियो ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं यह बोल देता हूं कि सूर्य स्थिर है, सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर होती है। तो देखिए, गैलीलियो के विचारों को उस जमाने में समाज ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज गैलीलियो का विचार उनको सत्य माना जाता है। तीसरी बात, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने हाथी देखा है, आप कहेंगे यदि आपसे पूछा जाए हाथी कैसा होता है, तो आप कहेंगे हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है। इसको आप 5 अंधे और हाथी के उदाहरण से समझ लीजिए। आप 2 आंख वाले हैं, आप कहते हैं हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है, लेकिन 5 अंधे जो आपसे विवेक की दृष्टि नजर से आपसे कमजोर है, जब 5 अंधे हाथी छू करके आते हैं तो वो कहते हैं कि हाथी गड्ढे के समान होता है, वह दीवार के समान होता है, वह सूते की भांति होता है, वह रस्सी के समान होता है, वह सांप के समान होता है। देखिए, 5 अंधे एक तरफ हैं और एक दूसरा व्यक्ति 2 आंख वाले दूसरी तरफ है, लेकिन 2 आंख से हमेशा ये 5 अंधे अच्छी तरह से अपने बातों को रखते हैं, हाथी के शरीर का पूरा विश्लेषण कर देते हैं। इसलिए कहता है मिल कि हमेशा वाद विवाद होना चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, और सत्य के अनेक पहलू होते हैं। सत्य के अनेक पहलू इसी प्रकार के वाद विवाद से उजागर होते हैं। चौथा, वादे जाते तत्व, वाद विवाद से तत्व बोध होगा, वाद विवाद होना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए।
तर्क वितर्क कैसे देखिए, यदि आपसे किसी भी विषय पर कोई व्यक्ति पूछे इसका अर्थ क्या है, तो आपको जो उथला ज्ञान होता है किसी भी चीज का, आप किसी चीज के गहराई में जाकर के उसके बारे में चिंतन मनन नहीं करते, उसके बारे में अध्ययन नहीं करते, इसलिए आप उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। मिल कहता है कि हर चीज पर तर्क वितर्क होना चाहिए, और तर्क वितर्क जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको स्वीकार कर लीजिए। तर्क वितर्क करने से होता क्या है कि आपको उस विषय पर चिंतन मनन करने का, अध्ययन करने का अवसर मिलता है, और आप किसी चीज को जब स्वीकार करते ही तो अच्छी तरह से ठोक पीट बजा करके उस चीज को स्वीकार कर देते हैं। इसलिए वाद विवाद और तर्क वितर्क होना चाहिए। और पांचवा है समाज। समाज को अत्याचार करने का, समाज का अत्याचार व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच करता है, अपनी बातें करता है, अपने एक पक्ष को रखता है, तो समाज के द्वारा उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का बहुमत भी व्यक्तियों पर अत्याचार करता है। व्यक्ति को विचार व्यक्ति की पूरी छूट, पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से ये 5 तर्क देते हुए केस मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से समर्थन करता है। आगे देखें, दूसरा है भाषा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए होता है। दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल बेमन से कार्य करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। मिल कहता है कि कार्य करने की स्वतंत्रता 2 प्रकार की, एक है स्व विषय, दूसरा है पर विषय। जो स्व विषय कार्य होते हैं, ऐसे कार्यों पर व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, घूमना, दौड़ना, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं। शराब और जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्व विषय कार्य है। व्यक्ति कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, कुछ भी किसी भी समय सोए, किसी भी समय जगे, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और दूसरा है पर विषय, ऐसे कार्य जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रकार से मिल व्यक्ति के कार्यों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। जब अब इसके बारे में कुछ युक्तियां देता है कि कार्य करने की स्वतंत्रता पर या विचार की स्वतंत्रता पर किस प्रकार से, ये कार्य करने की स्वतंत्रता पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में कुछ युक्तियां देता है। जैसे स्व अनुभव से जन्म मिल कहता है कि व्यक्ति यदि विवेकशील है तो अपना विकास खुद कर देगा। राज्य को कानून बना करके व्यक्ति को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मद्यपान है, यदि समाज में बहुत ज्यादा मद्यपान की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो राज्य को कानून बना करके मद्यपान की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ऐसी क्या बात हो रही है? तो मिल कहता है कि यदि राज्य कानून बना करके मद्यपान की प्रवृत्ति को रोकेगा, तो यह ज्यादा सफल नहीं होगा, क्योंकि फिर जब तक कानून का डर है व्यक्ति शराब नहीं पिएंगे। जैसे ही कानून का डर खत्म हो जाएगा या जैसे ही कानून थोड़ा सा आड़ में चला जाएगा, वैसे लोग मद्यपान करना प्रारंभ कर देंगे। तो यदि आप किसी को बाध्य करके मद्यपान की प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश करेंगे, आप सफल नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि व्यक्ति को स्व अनुभव से मद्यपान की प्रवृत्ति रोकने के लिए प्रेरित किया जाए। इसलिए शासन को अनेक प्रकार के उपायों का, विज्ञापन का, प्रचार का सहारा लेना चाहिए, और इस प्रकार के व्यक्ति को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए, उसे आश्वस्त करना चाहिए कि मद्यपान से समाज और व्यक्ति का भला नहीं होता। तो यदि स्व अनुभव करके व्यक्ति ऐसा कुछ काम करेगा तो उससे व्यक्ति का, समाज का भला होगा, और इसका परिणाम स्थायी रूप से समाज को देखने को मिलेगा। दूसरा है सामाजिक नीतियां विकास पर बाधक होती है।
जो समाज में रीति रिवाज होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, इससे व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसी चीजों का विरोध करे और नई चीजों की स्थापना करने में। तीसरा है पूर्ण स्वतंत्रता से विकास का द्वार खुलता। पूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण आज तक दुनिया में जहां कहीं स्वतंत्रता का वातावरण मिला, किसी भी देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था हुई, वहां पर लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, उन देशों में विकास हुआ। और जिन देशों में अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे, उन देशों में विकास का द्वार अवरुद्ध होता है। तो मिल कहता है कि स्वतंत्रता के वातावरण में भी विकास संभव है, समाज की प्रगति और उन्नति संभव है। इसके बाद हस्तक्षेप की परिस्थितियां। कब हस्तक्षेप की जा सकती है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, कार्य करने की स्वतंत्रता पर, दूसरों पर आघात होने पर। दूसरों पर आघात होने पर उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, मद्यपान करता है, मद्यपान करके यदि व्यक्ति घर में सो जाता है, किसी प्रकार से किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, परेशान नहीं करता, तो बिल कहता है कि उसको प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये यदि कोई व्यक्ति मद्यपान करके ड्यूटी करने जाता है, सरकारी नौकरी करने जाता है, और तब ऐसी परिस्थितियों उसके मद्यपान की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। क्योंकि यदि व्यक्ति मद्यपान करके ड्यूटी करने की कोशिश करेगा तो वह होश में नहीं रहेगा और वह गलत काम कर सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मद्यपान करके घर में सो जाता है तो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति मद्यपान करके मोटर गाड़ी चलाता है, तो इससे चूंकि एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, इसलिए व्यक्ति की इस स्वतंत्रता पर, इस कार्य करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी चीज राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा विशेष करके आपातकाल में राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। इसलिए आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और तीसरी चीज कर्तव्य पालन में बाधा आने पर यदि कोई व्यक्ति मद्यपान करके या ऐसा कोई काम करता है जिससे कर्तव्य पालन के बारे में बाधाएं आती हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और जर्मनी 3 घंटे लगातार हवाई बमबारी करते आ रहा था। तो एक दिन अचानक लंदन की सड़क में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखिए, विचार स्वतंत्रता का उदाहरण दे रहा हूं। तो लंदन की सड़क में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, विंस्टन चर्चिल मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता। चिल्लाने लगा जोर जोर से। पुलिस आई और पुलिस उसको पकड़ के ले गई, जेल में डाल दिया। उन दिनों संसद का अधिवेशन चल रहा था, तो संसद के अधिवेशन विरोधी दल के नेता खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस देश में हम यही प्रजातंत्र की स्थापना कर रहे हैं। इस देश में क्या यही विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम अपने प्रधानमंत्री को मूर्ख भी नहीं बोल सकते, बेवकूफ भी नहीं बोल सकते? क्या है यही विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को मूर्ख बोल दिया, बेवकूफ बोल दिया, बेअक्ल बोल दिया, तो उसको आप जेल में डाल दिए? विंस्टन चर्चिल बहुत हाजिर जवाब थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा, हमारे जो विरोधी दल के नेता महोदय हैं, मैं उनको बता दूं कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है कि उसने विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री को मूर्ख पर बेवकूफ कहा, बल्कि उसको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उसने एक राष्ट्रीय गोपनीय चीज को युद्ध के समय में उजागर किया है। और यदि जर्मनी के हिटलर को पता चलेगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेवकूफ है, मूर्ख है, तो वह इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। उसको जेल में डाला गया। तो ये विचार। अब देखें आलोचना। सबसे पहला उदाहरण है और सबसे पहली आलोचना है खोखली। खोखली क्यों है? व्यक्ति एक निर्जन टापू में जाकर के बोल सकता है, मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं पूर्ण स्वतंत्र बोल सकता है। निर्जन टापू में जाकर, लेकिन
यदि समाज में रहता है तो सामाजिक व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए उसको जीवन यापन करना पड़ेगा। निर्जन टापू की स्वतंत्रता को व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में यदि रहता है तो सामाजिक बंधन के अंतर्गत उसको रहना पड़ेगा और वहां पर उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता कहा जाता है। दूसरा है नकारात्मक निर्जन टापू में स्वतंत्रता। वस्तुतः मिल का यह सोचना है कि प्रतिबंध और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी। प्रतिबंध और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु प्रतिबंध के वातावरण में ही या कानूनी प्रतिबंध के वातावरण में ही स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपभोग किया जा सकता है। जब तक प्रतिबंध नहीं होंगे तब तक आप स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिबंध और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मिल का यह सोचना है कि जितने कानून कम होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी अधिक बढ़ेगी। यह मिल का गलत विचार है कि कानून से स्वतंत्रता कम नहीं होती, अपनी उपभोग के योग्य होती। और दूसरा है नकारात्मक मतलब निर्जन टापू में स्वतंत्रता। तीसरी चीज नीति कार्य से भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। नीति कार्य से भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, ठीक है, वो अपनी संपत्ति हार गया तो उसका अकेले का नुकसान नहीं हुआ, उसके परिवार के लोगों का नुकसान हुआ। जिस समाज में वो रह करके बड़ा हुआ, जिस समाज में उसका पालन पोषण किया, उस समाज का अहित हुआ। तो व्यक्ति के किसी भी कार्य को आप स्वविषयक या परविषयक कार्यों में आप बांट नहीं सकते। व्यक्ति के समस्त कार्यों पर समाज का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास में समाज की भूमिका थी। तीसरा है स्व प्रतिबंध श्रेयस्कर नहीं। मिल कहता है कि जैसे मद्यपान को छोड़ने की बात है तो राज्य को कानून नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक सोचने की बात है कि हर शराबी ये सोचता है कि कल से शराब बंद आज की, लेकिन वह कल कभी नहीं आता और जब उसको होश आता है तब तक उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए व्यक्ति के विवेक पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, अभी तो राज्य को कानून बना करके ऐसे चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर है सैनिकों को स्वतंत्रता नहीं। मिल कहता है कि समाज में रहने वाले सैनिकों और छठियों और भागों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। यदि वो कोई बात कहते हैं तो आप उसको मानिए, चाहे मत मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए। हो सकता है हजारों सैनिकों में से पागलों में से किसी एक विचार से समाज का भला हो जाए तो स्वतंत्रता का वाचन दिया जाना चाहिए। इसके बारे में डेविडसन ने बहुत मजे की बात कही। डेविडसन बोलता है सनकीपन या झक्कीपन चरित्र की उत्कृष्टता का प्रतीक नहीं है, अपितु यह निर्बलता का परिचायक है। तो सैनिकों को प्रतिबंधित करना चाहिए, न कि उनको आजादी के वातावरण में रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि इतना ज्यादा पागलों को समाज में खुली छूट दे देंगे तो पागल खाने क्यों बनाए गए। तो सैनिकों को स्वतंत्रता हमेशा नहीं दी जा सकती। और फिर आगे आलोचना में प्रत्येक बात में तर्क अनावश्यक है। यदि आपको कोई बात कही जाए और हर बात में आप तर्क करना शुरू करेंगे, तर्क देना शुरू करेंगे, तो फिर आप जिएंगे कैसे। आपसे कहा जाए ये काम करता, आप बोलोगे क्यों करूंगा, किस लिए करूंगा, कब करूंगा, मैं क्यों करूंगा। यदि आप हर बात में तर्क और कुतर्क करना शुरू करेंगे तो आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। आप स्वतंत्रता के वातावरण में अच्छी तरह से जीवन नहीं यापन करना। फिर है समाज का हित व्यक्ति को उत्कृष्टता सोचता है, न कि चरित्र में विद्यता से। समाज का ही उत्कृष्टता सोचता है। अब मान लीजिएगा हमें स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, यह सोचकर के यदि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति एक कोट पहने और ऐसा कोट किसी के कोट में सामने बटन है, किसी के कंधे पर बटन है, किसी के पीठ में बटन है, किसी के इधर उधर बटन है, तो ये इस प्रकार से विविधतापूर्ण वातावरण यदि समाज में उत्पन्न होगा तो समाज क्या हो जाएगा, तो कार्टून लगेगा।
समाज का भला कैसे होगा? तो चरित्र की उत्कृष्टता से समाज का भला होता है। चरित्र की जो व्यक्ति की उत्कृष्टता से होता है, न कि चरित्र की विकृतता से। ये मिलके स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना है। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मिल पूरी दुनिया में स्वतंत्रता का एक ऐसा सबसे बड़ा समर्थक है जो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने का पक्षधर है। उस सीमा तक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जब समाज या दूसरे व्यक्ति को, शरीर को उसके द्वारा किए गए कार्य प्रभावित न करते हों, या हर व्यक्ति को अपनी छड़ी घुमाने की उस सीमा तक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिस सीमा तक व्यक्ति की छड़ी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करती। और इस प्रकार से मिल को स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। और इसी स्वतंत्रता को विचारों के समर्थन के आधार पर आगे चल करके मिल को व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा समर्थक भी माना जाता है। यह है मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार। अगले व्याख्यान में हम मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को